नमस्कार बच्चों। तो देखो बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए हैं नेक्स्ट टॉपिक ओम्स लॉ। कि सर ओम्स लॉ क्या होता है? बच्चों ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। ओम एक बच्चों साइंटिस्ट था जिसने बताया था कि जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर रहे हो किसी कंडक्टर में, उतना ही आपका करंट भी इंक्रीज होगा। अगर आप करंट को ऑफ कर रहे हो तो पोटेंशियल भी ऑफ, अगर इसको डबल कर रहे हो तो पोटेंशियल भी डबल। मतलब ओम्स ने बताया जितना आप वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हो तो करंट भी इंक्रीज होगा, अगर आप वोल्टेज को डिक्रीज कर रहे हो तो करंट भी डिक्रीज होगा। बट एक ऐसी क्वांटिटी आएगी बच्चों जिस जो कांस्टेंट रहेगी, वो क्या है? आपका रेजिस्टेंस। तो डेफिनेशन बच्चों क्या होगी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंडेड, मतलब पोटेंशियल हमने कहाँ किस एंड तक लगाया हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ऑफ कंडक्टर, मतलब किसी कंडक्टर का करंट। और कांस्टेंट क्या आएगा बच्चों यहाँ से खुल के? आर, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कांस्टेंट आर है। तो सर स्लोप के हिसाब से बताओ हमें। बच्चों हमें देखो ग्राफ के हिसाब से लेट मान लो v और ये इस तरफ आई, तो ये कांस्टेंट आ गया बच्चों r। ठीक है भाई, ये तो v और ये i और वो r। तो मान लो बच्चों ये है आपका एंगल थीटा। तो मान लो बच्चों कौन सा स्लोप आता है? tan इज इक्वल टू लगाओ परपेंडिकुलर बटे बेस v i। परपेंडिकुलर ये और बेस ये, परपेंडिकुलर तो है v और ये है i, बराबर किसका होगा? r। रेजिस्टेंस का स्लोप उस पर ज्यादा होगा जिसका एंगल ज्यादा है। सर ये स्ट्रेट ही क्यों बना? क्योंकि हमें पता है बच्चों y इज इक्वल टू क्या होता है? mx प्लस सी। y की तरफ क्या है बच्चों? स्लोप निकालने के लिए y के लिए v है, i के लिए x एक्सिस पे क्या है बच्चों? i। स्लोप पे क्या है आपका? स्लोप पे सर आपका स्लोप पे रेजिस्टेंस है, और ये कांस्टेंट कुछ है ही नहीं इस पे। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर बच्चों यहाँ पे आपका अपोजिट होता, यहाँ पे i होता, यहाँ पे v और ये r, तब होता tan। दोबारा tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 1/r। रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा मिलेगा बच्चों जिसका एंगल कम है। बच्चों ओम्स लॉ ही लिखा ना सर, 1/r क्यों कर दिया भाई? v इज इक्वल टू आई आर, रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा जिसका एंगल कम। लगाओ बच्चों स्लोप पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y की वैल्यू i, x की वैल्यू v, r इज r, m पे स्लोप है बच्चों। ठीक है, न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे? स्लोप के हिसाब से है बच्चों ये। ठीक है, ये स्लोप के हिसाब से न्यूमेरिकल्स करने होते हैं इनके। ये v और ये i, ये r, i ये v और ये r बीच में रहेगा बच्चों, कांस्टेंट है तो r बीच में, स्ट्रेट लाइन को ओबे करता है ये। ठीक है सर, इसकी कुछ खामियां भी बिल्कुल होती भाई, इसकी लिमिटेशंस भी होती है। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ऑफ ओम्स लॉ, ओम के नियम की बच्चों लिमिटेशंस भी है। पहली तो लिमिटेशंस ये है, ये कुछ मेटल पे ही लगता है। डू नॉट, सब मेटल पे नहीं लगता। डू नॉट एप्लीकेबल, डू नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल मेटल्स, सभी मेटल पे नहीं लगता, कुछ मेटल पे लगता है। ठीक है, डू नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल मेटल, कि सभी मेटल पे वैलिड नहीं है बच्चों। डू नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल मेटल, कुछ मेटल पे वैलिड है। ठीक है, दूसरी गलती बच्चों, डू नॉट एप्लीकेबल फॉर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर पे भी नहीं लगता। सर ये क्या भाई? सेमीकंडक्टर ऐसा होता है, मान लो आपके पास ये करंट, ये वोल्टेज, ये इस तरफ भी वोल्टेज होती है बच्चों, ये करंट इस तरफ से तो सेमीकंडक्टर में होता है नी वोल्टेज, और इस तरफ होता है ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ये स्ट्रेट है या नहीं है भाई? ये स्ट्रेट नहीं है। तो स्ट्रेट नहीं है तो क्या है इसकी लिमिटेशंस? इसको बच्चों फॉरवर्ड बायस कहते हैं, इसको रिवर्स बायस कहते हैं। आगे लास्ट चैप्टर है आपको सेमीकंडक्टर, उसके अंदर। ठीक है, और पॉइंट नंबर 3 है बच्चों, डू नॉट एप्लीकेबल फॉर इंसुलेटर, एप्लीकेबल फॉर इंसुलेटर, सर इंसुलेटर पे भी नहीं लगता। ठीक है बच्चों, और बच्चों सुपर कंडक्टर पे भी नहीं लगता। डू नॉट एप्लीकेबल फॉर सुपर कंडक्टर। सर सुपर कंडक्टर क्या होता है बताओ बच्चों? रेजिस्टेंस का जीरो आना। सुपर कंडक्टर ऐसा मेटेरियल जिसपे रेजिस्टेंस जीरो हो, सुपर कंडक्टर कहते हैं। अगर रेजिस्टेंस ही जीरो हो गया तो क्या ओम्स लॉ लगेगा? हमें चाहिए कांस्टेंट, तो फेल हो जाएगा वहां पे ये बच्चों। ठीक है ओके बच्चों, तो ये है आपका लिमिटेशंस की ओम्स लॉ की क्या क्या लिमिटेशंस है। पहली लिमिटेशंस की कुछ भी मेटल पे लगता है ये। ठीक है, दूसरी बात ये स्लोप स्ट्रेट कर्व पे लगता है, बाकी पे वैलिड नहीं होता। सेमीकंडक्टर पे नहीं लगता। एक बच्चों डू नॉट एप्लीकेबल फॉर इंसुलेटर,
और एक सुपर कंडक्टर पे भी एप्लीकेबल नहीं है बच्चों ये, ठीक है। और ये है आपका ओम्स लॉ, स्केलर फॉर्म है बच्चों, ये वेक्टर फॉर्म हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम बच्चों इसके ओमिक और नॉन ओमिक लॉ की, ओमिक और नॉन ओमिक लॉ की। तो यहां पे बता देते हैं बच्चों ओमिक और नॉन ओमिक लॉ में क्या डिफरेंस है, नॉन ओमिक लॉ के अंदर क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है भाई कि ओबे बाय ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ को ओबे करता है, ओबेज बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को ओबे करता है। बच्चों ये नहीं करता है, डू नॉट ओबे ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है, ठीक है। इसमें आर बच्चों कांस्टेंट होता है, इसमें लिखना बच्चों आर नॉट कांस्टेंट, कि ये कांस्टेंट नहीं होता, बिल्कुल सर, ठीक है। फिर बच्चों आर इंडिपेंडेंट करता है वी और आई पे, आर इंडिपेंडेंट टू वी एंड आई, मतलब हमें पता है रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन वी और आई पे डिपेंड नहीं करता है, ये करता है बच्चों ओनली आई पे, आर डिपेंड्स ऑन आई, वी पे नहीं करता बच्चों, ठीक है। फोर्थ बच्चों ये स्ट्रेट करा होता है, स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्ली वैलिड होती है इस पे, और बच्चों इस पे स्ट्रेट करो नहीं होता, नॉट स्ट्रेट कराओ, स्ट्रेट करो लाइन इक्वेशंस नहीं लगती बच्चों, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नहीं लगती। ये है आपका बच्चों ओमिक और नॉन ओमिक लॉ में डिफरेंस, ठीक है। स्केलर फॉर्म में बच्चों याद रखना v इक्वल टू आई आर, स्केलर फॉर्म है। आप ये दो क्वेश्चन है बच्चों, पहले क्वेश्चन में कहता है कि कौन सा ओम्स लॉ को ओबे करता है, कौन सा पॉइंट, ए क्वेश्चन, कौन सा पॉइंट ओम्स लॉ को ओबे करता है, स्ट्रेट कौन सा है, ए से लेकर बी, तो ए से लेकर बी ओम्स लॉ को वैलिड करता है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट। सेकंड क्वेश्चन पूछा है इस क्वेश्चन में बच्चों, बताओ रेजिस्टेंस नेगेटिव कौन सा होगा, नेगेटिव ए से बी, बी से सी से डी और ये डी से ई। बच्चों हमें पता है रेजिस्टेंस ऐसे तो नेगेटिव होता है, स्ट्रेट में कांस्टेंट होता है, तो नीचे की तरफ कौन सा है बच्चों, ये वाला स्लोप हमेशा माइनस का होता है, ऐसे कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो सी से डी नेगेटिव रेजिस्टेंस हो गया, नेगेटिव रेजिस्टेंस हमेशा ही ये स्लोप माइनस होता है बच्चों, ये कांस्टेंट होता है स्ट्रेट में, ठीक है। कौन सा रेजिस्टेंस हायर है, विच रेजिस्टेंस आर मोर, R1 या R2, तो स्लोप लगा लो, आपको पता है R10 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे में बेस, तो 1/r रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा जिसका एंगल कम, कम एंगल किसका है बच्चों, इसका, तो R2 ग्रेटर देन टू R1, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका दो न्यूमेरिकल से सिंपल्स के स्केलर फॉर्म के ये आपके, ठीक है। अब है बच्चों डिडक्शंस बाय ओम्स लॉ, डिडक्ट कैसे डिडक्ट करते हैं, ठीक है। देखो इसमें पढ़ लेते हैं बच्चों, डिडक्शंस बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ बच्चों रिलेशन बिटवीन करंट और ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या है, ए एन ई वी डी, सर ए एन ई वी डी। बच्चों ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या है, ई टाउ अपॉन एम, बच्चों ई टाउ अपॉन में एम, तो ई टाउ अपॉन में एम, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो करंट ये तो आ ही गया बच्चों, ए का एरिया आ गया एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। बच्चों ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल अपॉन में लेंथ, ई का फॉर्मूला बच्चों पोटेंशियल अपॉन लेंथ, ये पोटेंशियल और ये एल। अब बच्चों देखो ये आपका इसमें मल्टीप्लाई में है, तो इस तरफ लेके आने चाहिए, तो ये पलट जाएगा, ये ऊपर ये नीचे, तो आई इज आई एम एल ए एन ई स्क्वायर टाउ और ये हो गया वी, तो ये क्या बन गया बच्चों आपका आर, ये रेजिस्टेंस हो गया आपका, तो आई मल्टीप्लाई में आर इज इक्वल टू वी। तो आर का फॉर्मूला याद रखना बच्चों एम एल ए एन ई स्क्वायर टाउ, ये 2022 में आया था आपका सीबीएसई में, कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है बच्चों, डिडक्ट करने के बाद एम एल मास लेंथ एरिया ऑफ सेक्शन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम फंडामेंटल चार्ज का स्क्वायर और रिलैक्सेशन टाइम, ये बच्चों। तो हम यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है या किस पे डिपेंड करता है बच्चों, हमें पता है 10th तक पढ़ लिया हमने कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली टू लेंथ होता है बच्चों, देखो ये रहा 10th में हम प्रूफ नहीं कराते इसका ये ऐसे, क्योंकि 10th में
डायरेक्टली लिखवा देते हैं, याद करा देते हैं, लेकिन प्रूफ अब है बच्चों, देख लो डायरेक्टली पर इनवर्सली तो बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं रहा, एरिया क्रॉस सेक्शन रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस एरिया को बढ़ा देते रेजिस्टेंस कम हो जाता है। फिर बच्चों रेजिस्टेंस डायरेक्टली टू टेम्परेचर, टाउ का 1/T ऊपर चला गया। और बच्चों इसको बोलते हैं 12वीं क्लास में तो बोलते हैं बच्चों इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन 10th में बोलते हैं इसको नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ की कैसी प्रकृति है, तो ये इस पे डिपेंड करता है बच्चों। ठीक है, ये है आपका डिडक्शन बाय ओम्स लॉ। और यहाँ से ही रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ सकती है, हमें पता है बच्चों। देखो इसको मैं रब कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस 4 बात पे डिपेंड करती है ये। अब रेजिस्टिविटी कैसे आती है सर, जिसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एक और नाम है इसका बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हमें पता है पहले बच्चों रेजिस्टेंस डायरेक्टली टू लेंथ, सही है। और इनवर्सली क्या है बच्चों एरिया के, तो यहाँ से कांस्टेंट क्या आएगा रो, तो रो का मतलब क्या है बच्चों रेजिस्टिविटी RA/में L, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एरिया पर यूनिट लेंथ। तो बच्चों रो इज इक्वल टू R की वैल्यू रखो, L से अलग है A से, तो क्या है mNE² टाउ। तो रेजिस्टिविटी बच्चों ये है आपकी, यूनिट ओम्स मीटर होती है बच्चों, इसकी यूनिट क्या होती है, कई काफ़ी टाइम MCQ हम पूछ लेते हैं, ओम्स मीटर। रेजिस्टिविटी किन बात पे डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर पे 1 टेम्परेचर, एक नेचर ऑफ मटेरियल 10th के हिसाब से। +2 में रेजिस्टिविटी डायरेक्टली टू टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी इनवर्सली टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, 2 पे डिपेंड करती है बच्चों बेसिकली। ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू और वो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, ये है आपका बच्चों ओम्स लॉ। ओम्स लॉ डिटेक्ट करना, ये R की वैल्यू याद रखना है, और ये आपकी रो की वैल्यू। अब बच्चों बात करते हैं मोबिलिटी की, कि सर मोबिलिटी क्या होता है। भाई मोबिलिटी होता है किसी भी मटेरियल के अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन कितना इजीली मूव कर सकता है, उसको हम मोबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोबिलिटी। तो बच्चों सिंपल वे में बताया मैंने, किसी मटेरियल के अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना इजीली मूव करता है, इसको मोबिलिटी कहते हैं। वैसे सर मोबिलिटी कैसे लिखते हैं, मोबिलिटी को बच्चों म्यू से लिखते हैं, म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटे इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, ई टाउ अपॉन में एम। सर ई से ये ई मर गया, तो मोबिलिटी इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन में एम। बच्चों डेफिनेशन लिख के आना, रेशियो बिटवीन, इस बार आया था बच्चों, रेशियो बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, नोन एज तो लगा लेना बेटा। यह है आपका मोबिलिटी। यूनिट बच्चों, यूनिट भी पूछी गई है आपको, ड्रिफ्ट की तो बच्चों होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 यूनिट होती है, एक तो होती है न्यूटन पर कूलम, एक होती है बच्चों वोल्ट पर मीटर। उसके हिसाब से E इक्वल टू V/L, कोई सी लिख देना, दोनों ठीक है। तो करो इकट्ठा बच्चों, मीटर का मीटर, सेकंड इनवर्स, न्यूटन हो जाएगा माइनस कूलम पॉजिटिव, ठीक है। ये इसकी यूनिट होगी मोबिलिटी, कि किसी भी मटेरियल के अंदर कितना फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करता है, उससे हम मोबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोबिलिटी। ये इसका फॉर्मूला है। अब बच्चों बात करते हैं इसके और कॉन्सेप्ट की। हमें पता है मोबिलिटी डायरेक्टली टू टाउ, ये रहा, और टाउ का मतलब होता है 1 टेम्परेचर। तापमान को बढ़ाने पर मोबिलिटी कम होती है बच्चों, क्या होती है, कम। हमारे पास 2 चार्ज कैरियर्स होते हैं, जैसे सॉलिड के अंदर तो बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सेमीकंडक्टर के अंदर बच्चों होते हैं हमारे होल्स। क्या होते हैं, होल्स। तो मोबिलिटी इज इक्वल टू मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर है, किसके अंदर है, कंडक्टर के अंदर। एक है बच्चों होल, सेमीकंडक्टर के लिए मास ऑफ होल्स। तो बच्चों हमें पता है मास ऑफ होल तो ज़्यादा होते हैं देन किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होती है देन किससे, होल से। ये तो कंडक्टर में होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन्स, और होल किस में होता है, सेमीकंडक्टर में। तो पेपर में आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ बच्चों मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर होगी या होल्स की। तो वी कैन से, हम कह सकते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन टू मोबिलिटी ऑफ होल,
क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है, पूरे यूनिवर्स का सबसे कम मास इसका ही है इलेक्ट्रॉन का। कितना सर? 9.11 10 की पावर 31 किलोग्राम, बिल्कुल छोटी सी वैल्यू होती है। तो ये टॉपिक है आपका बच्चों मोबिलिटी। किसी भी मटेरियल के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन का कितना इजीली मूव करना मोबिलिटी कहलाता है। ठीक है। कंडक्टर में तो होते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन्स और सेमीकंडक्टर में होल्स। होल भी एक पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों। ठीक है, और ये इसकी यूनिट। अब बात करते हैं बच्चों हम 3 टॉपिक्स की। कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड करंट डेंसिटी क्या होता है। कंडक्टेंस बच्चों कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसको जी से लिखते हैं बच्चों, कैपिटल जी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कि रेजिस्टेंस को हम जितना इंक्रीज कर रहे हैं जो कंडक्टेंस वो उतना ही डिक्रीज होगा। द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस बच्चों, उसे बोलते हैं कंडक्टेंस। सर वैल्यू क्या होगी इसकी? आर की वैल्यू क्या थी बच्चों? ml/a/n/e² टाउ। बच्चों वो ऊपर चला गया, मतलब कंडक्टेंस डायरेक्टली टू टाउ, और टाउ के टेम्परेचर इनवर्सली होता है। टेम्परेचर को बढ़ाने पर कंडक्टेंस कम होता है बच्चों। क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। सर इसकी यूनिट क्या होगी? इकाई बच्चों यूनिट होती है ओम्स। ओम्स का उल्टा कर लो ना, ओम इनवर्स। एक बच्चों मो भी होती है, और एक केमिस्ट्री में तो साइमन भी होती है। क्या होती है? साइमन। MCQ में आपसे ही पूछ लेता है टेम्परेचर को बढ़ाने पर कंडक्टेंस क्या होगा, बट भाई सबको पता है डिक्रीज। और ये आर की वैल्यू हम पहले पढ़ चुके, क्या थी? ml। आर की वैल्यू बच्चों ml/a/n/e² टाउ। ये मैंने वैल्यू पुट करके ऊपर रख दिया। कंडक्टेंस को बच्चों सिग्मा कहते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का क्या आया था फॉर्मूला बच्चों? 1 में क्या था? mne² टाउ। तो कंडक्टिविटी भी डायरेक्टली है टाउ के और इनवर्सली टू टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाने पर कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है बच्चों 100%। यूनिट होती है बच्चों इसकी ओम्स मीटर होती है, उसका अपोजिट कर दो। एक और होती है बच्चों ओम इनवर्स। ठीक है, मो लिख लो यार, मो मीटर इनवर्स। एक साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है। ये एक बच्चों करंट डेंसिटी क्या होती है? ये अच्छा टॉपिक है, होता है करंट डेंसिटी। देखो बच्चों करंट डेंसिटी को हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कि जितना ज़्यादा करंट उतना बच्चों एरिया होता है। तो यहाँ से कांस्टेंट खुलेगा बच्चों जे, और जे क्या होता है? करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? करंट अपॉन में एरिया। करंट अपॉन में एरिया। डॉट को खोलो बच्चों, जे ए कोस थीटा। ये थीटा किस किस का बीच का एंगल है? इन दोनों का नहीं बच्चों, करंट बिटवीन एरिया एंड करंट, एंगल बिटवीन करंट एंड एरिया। सर ये कैसे? समझाओ। बिल्कुल भाई, देखो कैसे, यूनिट लिख लो पहले, यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। मान लो बच्चों आपके पास एक वायर है, वायर का ये है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रोटेट कर दिया हमने। जैसे मान लो ये एरिया है ना, ये तो ऐसे ही है, करंट जैसे फ्लो होता है ये, तो ये इसका करंट फ्लो हो जाता है। इस तरफ तो एरिया, इस तरफ बच्चों करंट, तो ये किसका एंगल है? थीटा, बीच का एंगल हो जाता है ये। कहने का मतलब जैसे मान लो आपका ये एरिया है और करंट बच्चों ये आपका वायर, ये करंट बच्चों इसका बीच का होता है। देखो एंगल बिटवीन करंट एंड एरिया। तो इसकी वैल्यू रखो बिना बच्चों आई की a/n/d, ए से ए कैंसिल, तो j इज इक्वल टू n/d बच्चों। विडी की पुट कर सकते हैं। ठीक है, विडी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम। तो ये है बच्चों 3 डेफिनेशन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और करंट डेंसिटी की। ठीक है, अब है बच्चों ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म। ये टॉपिक बच्चों ऐसे आ सकता है, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बताओ बच्चों। J इज इक्वल टू सिग्मा ई, करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, या रिलेशन बिटवीन J सिग्मा एंड E में क्या रिलेशन है। जैसा कि हमें पता है बच्चों रिलेशन बिटवीन करंट और ड्रिफ्ट का फॉर्मूला सर a/n/d होता है। बिल्कुल ठीक से बच्चों, एरिया को इस तरफ लिया, करंट अपॉन में एरिया, ये इस तरफ आएगा। बताओ करंट अपॉन में एरिया जे हो गया, ये तो सर हो गया जे n/e। विडी का फॉर्मूला क्या था बच्चों? जे का फॉर्मूला I/a, विडी का E टाउ अपॉन में m। तो रखो बच्चों E टाउ अपॉन में m।
तो जे और ई ये तो दोनों सेम रखना बच्चों, क्योंकि ये रिलेशन लिखाना है। ये वाली टर्म ये मल्टीप्लाई में नीचे आ गई, इसका डिवाइड, मास के डिवाइड है बच्चों, एन ई स्क्वायर टाउ। ये वाली टर्म ये मल्टीप्लाई नीचे आ गई, इसके डिवाइड हो जाएगी बच्चों। तो ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, रो का रेजिस्टिविटी एम एन ई स्क्वायर टाउ। तो जे इज इक्वल टू ई अपॉन में रो, और 1 अपॉन में रो क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन में रो ये होता है बच्चों सिग्मा कंडक्टिविटी। तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई। ये है बच्चों ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म बच्चों वो है, स्केलर फॉर्म होती है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। इसमें एक क्वेश्चन आया था आपका CBSE का, कि ये कह रहा था आपसे बच्चों क्वेश्चन, देखो पहले इसको रफ कर देते हैं फिर बताते हैं आपसे। ये क्वेश्चन था बच्चों, ये ऐसा डायग्राम था, ये आपसे कह रहा था क्वेश्चन कि एक स्टेडी करंट फ्लो है बच्चों ए से लेकर बी, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है बच्चों ए से लेकर बी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों, आपको पता है। तो इससे आप क्या सेटिस्फाई करते हो, मतलब जस्टिफाई योर आंसर, मतलब इस डायग्राम के हिसाब से आपने इस पे क्या सीखा है। तो हमें पता है बच्चों ड्रिफ्ट किसके डायरेक्टली होती है, ड्रिफ्ट के भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली टू इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक डायरेक्टली टू ड्रिफ्ट। तो हमें पता है यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड तो यार सेम है, प्लस से माइनस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, एरिया में फर्क है, ये एरिया छोटा है, ये एरिया बड़ा है। एरिया ऑफ ए इज ग्रेटर देन टू एरिया ऑफ बी। तो एरिया बी का ज्यादा है, एक एरिया लिख रहे हैं बच्चों हम, एरिया ऐसे लिख लो नहीं यार, एरिया ए और एरिया बी का एरिया ज्यादा है देन किससे, ए से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली क्या होती है बच्चों, एरिया के, जिसका एरिया ज्यादा ड्रिफ्ट कम, ठीक है ना। तो एरिया बी का ज्यादा है, एरिया बी का ज्यादा, ड्रिफ्ट कम होगी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी कम होगी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ए हायर होगी बच्चों। तो इस पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोर आएगी देन किससे, बी से बच्चों, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, मतलब इसको हमें, इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि जिसका एरिया कम होता है वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है, और जिसका एरिया ज्यादा होती है वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती है। आ गया, क्योंकि डायमीटर पे तो ये इंडिपेंडेंट करते हैं। देखो बच्चों ये क्वेश्चन आपका ये कह रहा है एक पोटेंशियल डिफरेंस है आपके पास 6 वोल्ट का, अप्लाई कर रखी है यहाँ पे, ठीक है। इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर, लेंथ इतनी है, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और मोबिलिटी दे रखी है बच्चों। तो हमें पता है यहाँ पे बच्चों कि उसका मोबिलिटी का फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट इज इक्वल टू म्यू ई, म्यू तो है बच्चों, ई नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल अपॉन में लेंथ। तो ड्रिफ्ट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, म्यू मोबिलिटी 10 की पावर -6, पोटेंशियल 6 अपॉन में 0.12, ठीक है, 0.12। तो बच्चों एक काम करो, इसकी डेसिमल को हम गायब कर देते हैं, हटा देते हैं, ये 12 है। तो ये एक जीरो और लगा कि ये डेसिमल से काट दिया, 10 की पावर 6 हो गया, ये 2 पे कट गया, 1/2, ये 2 से कट जाएगा आपका 10 की पावर 6, मतलब 2 8 10 की पावर -5, मतलब एक अंक बाद लगाना है, 2.1 10 की पावर -4। यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड बच्चों, देख लो, क्योंकि हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, म्यू मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। एक क्वेश्चन और कराते हैं बच्चों इसका हम, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है बच्चों, द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 8.5 10 पावर 28 मीटर क्यूब, डिटरमाइन द करंट फुल थ्रू ए वायर, लेंथ 0.2, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, 1 mm स्क्वायर बच्चों, वोल्टेज है 3 वोल्ट और मोबिलिटी दे दी ए दे दिया। हमें पता है बच्चों रिलेशन बिटवीन करंट और ड्रिफ्ट का फॉर्मूला ANE विड्डी। अब बच्चों हमें पता है विड्डी का फॉर्मूला क्या होता है, निकालना क्या है पहले बच्चों, ये देखो निकालना है आपको करंट, ये निकालना है। ड्रिफ्ट का फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट बटे अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड, क्रॉस करो बच्चों, मोबिलिटी मल्टीप्लाई में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो करंट इज इक्वल टू ए कितना है, एरिया 10 की पावर -क्यूब बच्चों, एन 8.5 10 की पावर 28, ई 1.10 की पावर 19, मोबिलिटी बच्चों 4.
5 10⁻⁶। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बच्चों, V/L, V/L मतलब 3/L 0.2, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल अपॉन में लेंथ। ठीक है, पोटेंशियल अपॉन में लेंथ। तो इसका जो कट के आएगा बच्चों 0.918, तो करंट इज इक्वल टू 0.98 के अप्रोक्स आएगा एम्पियर। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यहाँ पे ही विराम देते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज और उसके न्यूमेरिकल्स, कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।